हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 12 के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें हम लोगों ने उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की ये 3 अवस्थाएं होती हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो आज हम लोग इस लास्ट नियम को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ह्रास नियम, जो कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का मूल नियम है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है। देखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके उत्पत्ति ह्रास नियम के 2 दृष्टिकोण हैं। पहला है प्रतिष्ठित दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या 2 दृष्टिकोणों से की गई है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से मतलब जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम को किस तरह व्याख्या की है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कैसे की है। तो हम लोग इसको जो है दोनों दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला दृष्टिकोण समझते हैं, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण में सर्वप्रथम नाम आता है मार्शल महोदय का। तो मार्शल महोदय ने क्या कहा? मार्शल महोदय ने तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले मार्शल महोदय ने क्या कहा। देखिए, मार्शल के अनुसार यदि कृषि कला में सुधार न हो तो भूमि पर लगातार कृषि करने में उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में सामान्यतया अनुपात से कम वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि, उन्होंने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने माना था कि जो ये उत्पत्ति ह्रास नियम होता है वो कृषि में लागू होता है। उन्होंने कहा कि यदि हम जो है कृषि पर पूंजी और श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएं, या किसी एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन या पूंजी को स्थिर रखकर श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएं, तो अंततः क्या होगा? अंततः जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, फिर उत्पत्ति समता नियम और लास्ट में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। लेकिन यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो, यदि उत्पत्ति ह्रास नियम को रोकना है तो टेक्नोलॉजी में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी में जब वृद्धि होती है, जब तकनीकी में सुधार होता है, तो कुछ समय के लिए उत्पत्ति ह्रास नियम को टाला जा सकता है, लेकिन अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होकर के ही रहता है। क्योंकि जब हम लगातार उत्पादन के साधनों को बढ़ाते जाएंगे, तो जब उत्पादन के साधनों का जो अनुकूलतम संयोग होता है, जो अनुकूलतम अनुपात होता है, जब वो भंग हो जाता है, तब जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। संक्षेप में हम यहाँ पर ये समझेंगे कि मार्शल महोदय ने क्या कहा। कि मार्शल महोदय ने ये कहा कि कृषि क्षेत्र में यदि हम जो है परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, कुछ साधनों को स्थिर रख करके, तो अंततः जो है अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात हम जितना जो है उत्पादन के साधनों की मात्रा को बढ़ाएंगे, उसके अनुपात में उत्पादन में कम वृद्धि होगी। कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने अपनी परिभाषा दी, उसके अनुसार नियम की 2 सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। पहला है कि यह नियम सामान्यतः लागू होता है, विशेषकर कृषि भूमि पर शीघ्र लागू होता है। यह जो है नियम सामान्यतः लागू ही होता है, चाहे आप जो है टेक्नोलॉजी को बेटर कर सकते हैं, तो कुछ समय के लिए इसको जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, रोक सकते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम को लागू होने से, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। अंततः इसे लागू होना ही है, क्योंकि जब लगातार आप जो है उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो जो उत्पादन के साधनों का जो अनुकूलतम संयोग होता है वो भंग होना ही है, और जब उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोग भंग होगा तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। और दूसरा है, यह नियम तभी लागू होगा जब कृषि कला में सुधार न हो। यह नियम तभी लागू होगा जब कृषि कला में सुधार न हो, क्योंकि जब कृषि कला में सुधार होगा, अर्थात कृषि की उत्पादन की टेक्नोलॉजी में जो सुधार होगा, तब जो है ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है और जो साधन होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। बहुत सारे सुधार होने से जो है बहुत सारे लाभ होते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, अंततः लागू होगा ही। चलिए, ये तो रहा उत्पत्ति ह्रास नियम का जो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण था। ये अब आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, या उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और स्टिगलर है। यहाँ पर मैंने स्टिगलर की परिभाषा को दिया है कि उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में क्या कहा है। तो स्टिगलर ने लिखा है कि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखते हुए
यदि किसी एक साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन में वृद्धि कम होने लगती है, अर्थात सीमांत उत्पादन घटने लगता है। इसीलिए क्या कहा कि उत्पादन के यदि अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए और कुछ साधनों में वृद्धि की जाए तो एक निश्चित सीमा के पश्चात, एक निश्चित सीमा क्यों कराए? क्योंकि जब हम कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं तो पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, फिर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, फिर उत्पत्ति ह्रास नियम। तो वही कराए कि जब कि एक निश्चित सीमा के पश्चात को, वो निश्चित सीमा कौन सी है? जब साधनों का अनुकूलतम संयोग भंग होता है, ठीक है, तो एक निश्चित सीमा के पश्चात उत्पादन में वृद्धि कम होने लगती है, अर्थात सीमांत उत्पादन घटने लगता है, और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे उत्पत्ति ह्रास नियम बोलते हैं। अब आइए इस नियम की विस्तृत रूप से व्याख्या समझते हैं। देखिए यह नियम जो है, यह नियम 3 आर्थिक धारणाओं पर आधारित है। वो कौन कौन सा है? वह है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। यह जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, यह 3 मुख्य आर्थिक धारणाओं पर आधारित है: कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। अगर आप तो जानते हैं कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं और औसत उत्पाद कहते हैं। यदि नहीं जानते तो आइए फिर से एक बार जो है ब्रीफली हम उसको रिपीट कर लेते हैं। आइए समझते हैं कुल उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए कुल उत्पाद, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। आइए फिर से देखते हैं कुल उत्पाद क्या होता है। कुल उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होता है। कुल उत्पाद क्या होता है? वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक उत्पादन की इकाई है जिसमें भूमि, श्रम, साधन ये सब लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कि 100 श्रमिक लगाए गए हैं और जो है 1000 वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। 100 श्रमिक लगाए गए हैं, 1000 वस्तुओं का निर्माण, 1000 शर्ट बन रहा है, 1000 जूते बने या 1000 मोजे, कुछ ही हो, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो वह जो है उसे कुल उत्पादन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुल उत्पादन बोलेंगे। भाई दूसरा समझते हैं कि सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए सीमांत उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तन संसाधन की एक अतिरिक्त इकाई के बदले प्राप्त। फिर से पढ़ते हैं इसको। सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? सीमांत उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होता है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने क्या अभी कहा था कि हम किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, 100 श्रमिक उसमें लगे हुए हैं, तो 1000 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वह जो है कुल उत्पादन हो गया। लेकिन यदि एक श्रमिक और बढ़ जा रहा है, मतलब कुल 101 श्रमिक हो जा रहे हैं और कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है 1002, अर्थात 2 की वृद्धि हो रही है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? सीमांत उत्पादन 2 होगा। उसी बात को यहाँ पे कराया कि सीमांत उत्पादन वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि औसत उत्पाद किसे कहते हैं। औसत उत्पाद उत्पादन की वह मात्रा है जो कुछ उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की कुछ इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। देखिए इसमें क्या करा है? औसत उत्पाद क्या होता है? औसत उत्पाद उत्पादन की वह मात्रा है जो कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की कुछ इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि टोटल उत्पादन कितना है? 1000 है। टोटल प्रोडक्शन 1000 है और टोटल श्रमिक कितने लगे हुए हैं? 100 लगे हुए हैं। टोटल श्रमिक कितने हैं? वो टोटल श्रमिक जो हैं 100 लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें जो श्रमिक हैं, जो परिवर्तनशील साधन बढ़ाए जा रहे हैं, उससे हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? जब डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, अर्थात औसत उत्पादन, एक श्रमिक का औसत उत्पादन कितना हुआ, या एक परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन कितना हुआ? वह 10 हुआ। अब आइए इस उत्पत्ति ह्रास नियम को इस तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ ये कॉलम है, यहाँ लिखा है परिवर्तनशील साधन, जिसमें श्रम को लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए परिवर्तनशील साधन इकाइयाँ बढ़ाई जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्रमशः बढ़ रही है। तो उत्पादन में इनका प्रयोग, इनका जो है इनके प्रयोग में वृद्धि की जा रही है। कुल उत्पादन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये औसत उत्पादन है, ये सीमांत उत्पादन है, और ये अवस्थाएँ हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम में कौन अवस्था लागू होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। हम सभी चीज़ों को एक तरफ से एक बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जरा हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं, प्रथम अवस्था में ध्यान देते हैं। देखिए परिवर्तनशील साधन की 1 इकाई लग रही है, तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 20। औसत उत्पादन कितना होगा?
औसत उत्पादन मैंने बताया ना भी कैसे निकालेंगे, 20 में जब 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा। औसत उत्पादन 20 है और सीमांत उत्पादन भी 20 ही है, क्योंकि अभी पर यहाँ पर एक ही इकाई का प्रयोग हो रहा है, एक इकाई श्रम का प्रयोग हो रहा है, तो सीमांत उत्पादन भी 20 है। अब देखिए परिवर्तनशील साधन की श्रम की 1 इकाई और बढ़ा दी गई, 2 इकाइयाँ हो गई, तो कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है? 56 वृद्धि हो रही है। जब 56 वृद्धि हो रही है तो औसत उत्पादन कितना हुआ? 56 में जब 2 का भाग देंगे तो 28 आएगा, ठीक है। और सीमांत उत्पादन कितना हुआ? तो 56 में से जब 20 घटाएंगे, क्योंकि 56 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 56 में से 20 घटाएंगे तो 36 आएगा, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई से जो अधिक उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरी इकाई, जब तीसरी इकाई परिवर्तनशील साधन श्रम की जब तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं या 1 इकाई और बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन में वृद्धि कितनी होती है? 96 होती है। औसत उत्पादन कितना होगा? 96 में जब 3 का भाग करेंगे तो 32 आएगा। अब सीमांत उत्पादन कितना हुआ? तो 96 में से जब 56 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा। अब प्रथम अवस्था में देखिए, प्रथम अवस्था में 3 इकाई तक परिवर्तनशील साधन की 3 इकाई तक ये देखिए ये सीमांत उत्पादन बढ़ा है, पहले 20 है, 36 है, 40 है। औसत उत्पादन भी बढ़ा है, 20 है, 28 है, 32 है। और कुल उत्पादन भी बढ़ा है, 20 है, 56 है और 96 है। अब आइए, अब इसकी द्वितीय अवस्था चालू हो रही है। जब हम चौथी इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है 128। औसत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है? 32, क्योंकि 128 में जब 4 का भाग देंगे तो 32 आएगा। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन भी कितना है? 32 है, क्योंकि 96 में से जब 128 घटाएंगे तो सीमांत उत्पादन 32 आएगा। पाँचवीं इकाई का 1 इकाई और बढ़ा करके जब 5 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है श्रम की, तब जो है कुल उत्पादन कितना हो जा रहा है? 150 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए औसत उत्पादन हो गया 30, क्योंकि 150 में 5 भाग देंगे 30 आएगा। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या हुआ? 150 में से 128 घटाएंगे तो 22 आएगा। जब छठवीं इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब 1 इकाई और बढ़ा करके 6 श्रम की 6 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन हो गया 168। औसत उत्पादन कितना हुआ? 28 हो गया, क्योंकि 168 में 6 भाग देंगे तो 28 आएगा। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन कितना हुआ? 18, क्योंकि 168 में से 150 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पर द्वितीय अवस्था में देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या है? इसे जो है घटते प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, जिसमें सीमांत उत्पादन क्या होता है? गिरने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 32 था, यहाँ 22 है, यहाँ 18, ये सीमांत उत्पादन ना, सीमांत उत्पादन यहाँ पर घट रहा है। इसे घटते प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, जिसमें सीमांत उत्पादन घटने लगता है। फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि घटती दर से होती है। अब यहाँ पर देखिए कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो घटती दर से हो रही है। 128, 150, 168। अब जितना ऊपर वाले में जितना तेज से बढ़ा था उतना नहीं बढ़ा है, इसमें वृद्धि तो हो रही है 128 से 150 अधिक, 150 से 168, लेकिन वो जो है घटते क्रम में हो रही है। अब उतना नहीं हो रही जितना ऊपर की 3 इकाइयों में हो रही थी। अब आइए नीचे देखते हैं। का तात्पर्य यह है कि दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन के बढ़ने से कुल उत्पादन में वृद्धि कम अनुपात में होती है, कहने का तात्पर्य है। अब देखिए 7वीं इकाई देखते हैं। परिवर्तनशील साधन की जब 1 इकाई और बढ़ाई जाती है अर्थात 7 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है 168। देखिए ऊपर वाले भी 168 है और नीचे वाले भी 168 है। औसत उत्पादन कितना हुआ? 24, क्योंकि 168 में जब 7 का भाग देंगे 24 आएगा। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या हुआ? 0। ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि जब 168 में से 168 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, शून्य वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होगा। अब देखिए 8वीं इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है 160। औसत उत्पादन कितना है? 20, कि 160 में जब 8 का भाग देंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पर देखिए सीमांत उत्पादन कितना? माइनस, क्योंकि -8 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर 168 है, अब ये घट करके कितना हो गया? 160। तो 168 में 60 घटाएंगे कितना आएगा? वो जो है -8 आएगा, अर्थात 8 की कमी हो रही है। और इसे क्या कहते हैं? इसे तृतीय अवस्था बोलते हैं। यह जो है जो तृतीय अवस्था होती है यह ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होती है। क्या बोलते हैं इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पर देखिए सीमांत उत्पादन तृतीय अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन कितना है? -8 है। फलस्वरूप कुल उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटने लगते हैं। इसमें कुल उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटते हैं। यहाँ पर देखिए 168 था, घटकर कितना हो गया? 160। और औसत उत्पादन देखिए यहाँ पर 24 था, कितना घटकर हो गया? 20। तो इसमें तृतीय अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटने लगते हैं। अब आइए इसको चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए OX एक्सिस पर जो है परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ दर्शाया गया है और OY एक्सिस पर उत्पादन को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए ये TP मतलब टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है।
यहाँ पर AP का मतलब देखिए एवरेज प्रोडक्शन है, औसत उत्पादन है, और MP का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन अर्थात सीमांत उत्पादन है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रथम अवस्था है, यहाँ से लेकर O से लेकर S तक प्रथम अवस्था है। और यहाँ पर देखिए मोड़ का बिंदु क्यों है, क्योंकि पहले अब यहाँ से जो है ये पहले ऊपर की तरफ उठ रही है, फिर यहाँ से थोड़ा सा झुकना प्रारंभ करती है नीचे की तरफ। देखिए चित्र में प्रथम अवस्था जो है परिवर्तनशील साधन की OB मात्रा तक कितना है, प्रथम अवस्था OB मात्रा तक है, कहाँ तक, यहाँ तक। द्वितीय अवस्था B और C बिंदुओं के बीच, द्वितीय अवस्था कहाँ तक है, ये ना है द्वितीय अवस्था, यहाँ B और C बिंदुओं के बीच जो है ये कौन सी अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था परिवर्तनशील साधन की OC मात्रा के बाद प्रदर्शित की गई है। तृतीय अवस्था किसके बाद प्रदर्शित की गई है, ये O और C के बाद, अर्थात इधर यहाँ से तृतीय अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। देखिए प्रथम अवस्था में उत्पादन F बिंदु तक बढ़ता है। यहाँ पर देखिए प्रथम अवस्था में जो उत्पादन है वो यहाँ तक बढ़ता है, कहाँ, F बिंदु तक। यहाँ पर जो है यहाँ पर उत्पादन वो जो है बढ़ती दर से बढ़ता है, जिससे कारण TP वक्र जो है बिंदु F तक जो है X अक्ष के प्रति उन्नतोदर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ती दर से बढ़ता है, तो यहाँ पर जो TP वक्र है वह X अक्ष के क्या है, उन्नतोदर है। बिंदु F को जो है इसे मोड़ का बिंदु बोलते हैं। F को क्या बोलते हैं, मोड़ का बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसके बाद उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जब उत्पादन यहाँ से यहाँ तक आएगा तो घटती दर से बढ़ता है। बिंदु F के स्तर पर सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है। यहाँ पर बिंदु F पर जो है उस सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है। ध्यान से रखिएगा, इससे बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिंदु F पर जो है जो सीमांत उत्पादकता होती है वो अधिकतम, देखिए यहाँ पर है ना, सबसे अधिकतम है। यहाँ पर प्रथम अवस्था TP वक्र के S बिंदु पर समाप्त होती है। प्रथम अवस्था TP बिंदु के कहाँ समाप्त होती है, S बिंदु पर समाप्त हो रही है ना, ये प्रथम अवस्था यहाँ तक है, O से लेकर B तक, या ऊपर कह सकते हैं S पर समाप्त होती है। जहाँ श्रम की OB इकाई का प्रयोग हो रहा है, प्रथम अवस्था कहाँ समाप्त हो रही है, S, और जहाँ पर श्रम कितना लग रहा है, OB इकाई श्रम लग रहा है इसमें। दूसरी अवस्था में उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। यहाँ दूसरी अवस्था है, अब इसमें उत्पादन देखिए बढ़ता तो है, देखिए यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन वो घटती दर से बढ़ रहा है। बिंदु T पर पहुँचकर अधिकतम हो जाता है, और यह यहाँ से द्वितीय अवस्था S से T तक है, लेकिन यहाँ T पर जो है द्वितीय अवस्था में जो उत्पादन है वो अधिकतम स्तर पर होता है, सबसे अधिकतम यहाँ पर होगा। यहाँ सीमा, अब यहाँ पर क्या होगा, लेकिन जहाँ पर जो उत्पादन है, यहाँ T बिंदु पर जो सीमांत उत्पादन वो क्या है, वो सीमांत पर देखिए यहाँ पर शून्य है। जहाँ ये T बिंदु पर उत्पादन शून्य है, यहाँ पर कुल उत्पादन की अधिकतम है। जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या होता है, वहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस बिंदु के बाद भी यदि श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, मतलब इस बिंदु के बाद C के बाद भी यदि श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, तब सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादन नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके बाद भी यदि उत्पादन मात्रा बढ़ाई जा रही है तो यहाँ कुल उत्पादन देखिए घटने लग रहा है, T के बाद घटने लग रहा है, और ये जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाता है, और कुल उत्पादन वह घटने लगता है। जब ये सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन घटने लगता है। अब इसका जो है लास्ट टॉपिक देखते हैं। इस नियम की मान्यताएं हैं, अपनी कुछ मान्यताएं भी हैं, क्योंकि वो नियम तभी काम करता है जब मान्यताओं को लागू किया जाए। तो देखिए पहला क्या है कि उत्पत्ति का एक साधन परिवर्तनशील जबकि अन्य साधन स्थिर है। इसकी मान्यता है कि उत्पत्ति का एक साधन परिवर्तनशील होना चाहिए और अन्य साधन को स्थिर होना चाहिए। दूसरा क्या है, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं। इसमें क्या होगा कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ जो समरूप होंगी, अर्थात उनकी कार्यक्षमता या योग्यता जो है एक समान होगी, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो है इस नियम को लागू होने के लिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि जब तकनीकी में परिवर्तन हो जाएगा, बेटा तकनीकी आ जाएगी, तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। उत्पत्ति हास्य नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ये कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा, तो तकनीकी में कोई परिवर्तन न हो। चौथा है कि स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं। जो स्थिर साधन होते हैं अविभाज्य होते हैं, मतलब उनका टुकड़ों में जो है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मशीन है, अगर वो जो है
1000 वस्तुओं का उत्पादन प्रतिदिन कर सकती है और यदि कम मजदूर लगाएंगे तो जो है उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं होगा, हम उसको टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। तो कोई स्थिर साधन जो है अविभाज्य होते हैं और इसी अविभाज्यता के कारण जो है जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जब उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम सहयोग प्राप्त हो जाता है, तब जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। पांचवा है कि उत्पत्ति साधन पूर्ण स्थानापन्न न होकर अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, मतलब पूरी तरह से एक उत्पत्ति के साधन के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। हाँ, कुछ सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है। छठवां है कि स्थिर साधन सीमित और दुर्लभ होते हैं। जो स्थिर साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। जैसे भूमि को ले लीजिए, भूमि को वे स्थिर और दुर्लभ होता है, इसे जो है जितनी है उतनी है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाँ, बहुत होता है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के हम दूसरे की ज़मीन को एक्वायर करके अपने उस विशेष जो है जो प्रोडक्शन की इकाई है उसके क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा उत्पत्ति समता नियम। मैंने जो है अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने क्लासिकल व्यू क्या है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्या है और इसकी मान्यताएं क्या है, सब कुछ मैंने बताने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।